हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 मल्हार की किताब से चैप्टर 5 कबीर के दोहे, जिसका पहला पार्ट आप ऑलरेडी देख चुके हैं। ये इसका पार्ट 2 है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पार्ट 1 में आपको करा दिए थे और बहुत सारे क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं जो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। वाद विवाद आप अपनी बुक में चेक कर लीजिएगा। बुक की एक्सरसाइज में जहां वाद विवाद है उससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे पार्ट 1 में आ गए हैं। ये वाद विवाद से आगे के क्वेश्चंस मैं यहाँ पार्ट 2 में ले रही हूँ। और हो सके तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके स्कूलों में जो भी मैं पार्ट 2 में क्वेश्चंस कराती हूँ क्या ये भी कराए जाते हैं, ये एक्टिविटीज़ होती हैं आपके यहाँ। हमारे यहाँ क्या होता है कि कुछ एक्टिविटीज़ हम चैप्टर के पीछे से ले लेते हैं। जैसे हमें साल भर में एक्टिविटी करानी होती है तो हम कहीं पे भाषण प्रतियोगिता, कहीं वाद विवाद प्रतियोगिता, कहीं पे नाटक, तो यहीं से ले करके हम उसे कराते हैं। CBSE के सिलेबस को पूरा करने के लिए यहीं से हम ले लेते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वाद विवाद। अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अब ये हमें दोहा यहाँ दे रखा है और उसके बाद कहा है कि इस दोहे का आज के समय में क्या महत्व है। इसके बारे में कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए, डिबेट रखिए अपनी क्लास में। एक समूह के साथी इसके पक्ष में और दूसरे इसके विपक्ष में, एक तीसरा समूह होगा जो निर्णायक बन जाएगा। वाद विवाद का हमने विषय रख लिया, क्या जीवन में हर चीज में संतुलन जरूरी है। और आधार है अति का भला न बोलना, अति की भली ना चुप। ये दोहा इसका आधार है और ये विषय हमने दे दिया। दोहे का आज के समय में महत्व, ये दोहा आज भी उतना ही प्रासंगिक है, मतलब कि उतना ही महत्व रखता है। सोशल मीडिया, भाषण, वर्षा, धूप, इंटरनेट, मोबाइल उपयोग जैसी हर चीज़ में संतुलन बहुत जरूरी है। जरूरत से ज़्यादा या फिर ज़रूरत से कम, दोनों ही जीवन और समाज के लिए हानिकारक है। अब इसकी अगर आप वाद विवाद प्रतियोगिता रखते हैं तो उसमें रूपरेखा कैसे तैयार करेंगे, उसकी आउटलाइन। पहला काम आपके पास रहेगा शिक्षक संयोजक का परिचय। तो जो भी संयोजक बनेगा, यानी कि जो भी इस डिबेट को चलाएगा, जो एंकर बनेगा, वो पहले विषय बताएगा। फिर उसके बाद जो नियम रखे होंगे आप लोगों ने, वो नियम पढ़कर बताए जाएंगे। जब आप स्टेज पर आएंगे, एंकरिंग शुरू करेंगे, प्रोग्राम शुरू कराएंगे, तो आपको ये 2 काम करने होंगे। इसके बाद जब पक्ष में बोलने वाले पार्टिसिपेंट्स आएंगे, इसके पक्ष में बोलेंगे, तो जो भी एंकर है, जो संयोजन कर रहा है, वो बोलेगा ज़्यादा बोलना, ज़्यादा चुप रहना, ज़्यादा धन, ज़्यादा धूप, ज़्यादा वर्षा, ये सब बहुत नुकसानदायक होते हैं। जैसे एक बोल कर चला गया तो उसके बाद अपना पार्ट आपको बीच में कुछ बोलना है, उसके लिए ये 3 चीज़ें दे रखी हैं। आज के समय में सोशल मीडिया का अति प्रयोग गलत जानकारी देता है, तनाव देता है, संतुलन ही सुख और स्वास्थ्य का मूल है। इस तरह की बातें आप बीच में बोल सकते हैं। जब विपक्ष में बोलने के लिए कोई बच्चा आएगा तो उसके जाने के बाद जब दूसरा बच्चा बोलने आ रहा है तो उस बीच में आप ये बोल सकते हैं, कुछ परिस्थितियों में अति भी जरूरी होती है, जैसे अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करना, किसान के लिए ज़्यादा वर्षा भी कभी कभी फ़ायदा रखती है, कला, खेल या मेहनत में अत्यधिक अभ्यास से ही सफलता मिलती है। और चौथा पॉइंट होगा निष्कर्ष। बच्चे अपना अपना टॉपिक लेकर आएंगे, वो पक्ष में और विपक्ष में बच्चे बोलेंगे और उसके बाद जब डिसीजन देना है तो उस समय आप बोलेंगे, संचालक जो होगा वो बोलेगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मैं समझती हूँ या समझता हूँ जीवन में संतुलन जरूरी है, लेकिन कुछ हालात में अति भी सकारात्मक परिणाम दे सकती है। फैसला आपके हाथ है। इस तरह से हम इस प्रोग्राम को अंत कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है, पक्ष और विपक्ष के समूह अपने अपने मत के लिए तर्क प्रस्तुत करेंगे। जो मैंने अभी कहा कि जो बच्चे पक्ष में होंगे वो पक्ष के तर्क देंगे, जो विपक्ष में होंगे वो विपक्ष के तर्क देंगे। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो तो आपका स्टेज में आप अगर संचालन कर रहे हैं, मतलब एंकरिंग पार्ट आपके पास है, तो वो सब आपके लिए था पहला क्वेश्चन। ये दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क दे दिए हैं। पक्ष वाणी पर संयम रखना आवश्यक है। पक्ष में कहा गया कि वाणी पर संयम रखना आवश्यक है और विपक्ष वाले कहते हैं कि अत्यधिक चुप रहना भी ठीक नहीं है। यहाँ पर इस उत्तर में ये प्रश्न में हमको दे रखा है कि सब अपना अपना लेकर आएंगे,
तो मैंने आपके लिए यहाँ पर पक्ष के और विपक्ष के कुछ तर्क रखे हैं कि अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे ये अगर क्लास में होगा तो आप पक्ष में अगर ले रहे हैं तो ये तो पक्ष में क्या बोलेंगे। मानव को अपनी बोलचाल पर नियंत्रण रखना चाहिए। शब्द किसी को ऊंचा बना देते हैं और किसी को नीचा, इसलिए वाणी का महत्व अपार है। अनावश्यक बातें न बोलकर अपने शब्दों को परिमित रखें और भावनाओं को भी काबू में रखें। बहुत खुश होकर भी कभी बहुत ज़्यादा ना बोल दें और गुस्से में आकर भी बहुत ज़्यादा ना बोलें। किसी को आहत करने वाली बातें नहीं कहनी चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि वाणी के कारण ही कई बड़े संघर्ष पैदा हुए हैं। महाभारत में युद्ध में हमारे प्राचीन काल में बहुत सारे युद्ध ऐसे हुए हैं जो जुबान के कारण ही हुए हैं। इसलिए बोलते समय सोच विचार अवश्य करें। वाणी में इतनी शक्ति है कि उसी से समाज में कोई व्यक्ति अपना नाम कमा भी सकता है और अपनी वाणी से ही कोई व्यक्ति पूरे समाज में अपने आप को बदनाम भी कर सकता है। अगर आप विपक्ष में लेते हैं तो विपक्ष में आप ये तर्क रख सकते हैं, अत्यधिक चुप रहना भी उचित नहीं है। मेरा मानना है कि पूर्ण मौन भी सही नहीं माना जाना चाहिए। कभी कभी चुप्पी लाभदायक हो सकती है, लेकिन लगातार चुप रहना कई समस्याएं को जन्म देता है। अत्यधिक मौन अन्याय और दमन को बढ़ावा देता है। अगर बार बार हम चुप ही रह जाते हैं तो दूसरा आकर दबा सकता है, अन्याय कर सकता है, क्योंकि हम कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जब कोई गलत कर रहा हो और हम खामोश रहें तो ये भी गलत होता है। इसलिए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत जरूरी है। समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए बोलना जरूरी है। अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। चुप रहने से हम अपनी भावनाएं, विचार और आवश्यकताएं व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अब अगला प्रश्न है, पक्ष और विपक्ष में प्रस्तुत तर्कों की सूची अपने लेखन और पुस्तिका में लिखिए। अच्छा, जो भी क्लास में ये एक्टिविटी रखी गई है, वाद विवाद प्रतियोगिता रखी गई है और वहाँ पर बच्चों ने आकर इसके पक्ष में और विपक्ष में जो भी तर्क दिए हैं वो आपको अपनी कॉपी नोट करने हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं कि कौन कौन से तर्क वो दे सकते हैं। बोलचाल पर नियंत्रण रखने से व्यक्ति की छवि बेहतर बनती है। शब्द किसी को ऊंचा या नीचा बना सकते हैं, इसलिए वाणी का महत्व है। अनावश्यक या अधिक ना बोलने से विवाद और समस्याएं कम होती हैं। नियंत्रित भावनाओं व संतुलित वाणी से सम्मान मिलता है। वाणी से ही बड़े संघर्ष जैसे महाभारत हुआ है, इसलिए सोच समझकर बोलना चाहिए। विपक्ष में तर्क है, हर समय चुप रहना समस्या पैदा कर सकता है। निरंतर मौन अन्याय और दमन को बढ़ावा देता है। गलत के समय खामोश रहना गलत को बढ़ावा देना है। समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए बोलना बहुत जरूरी है। आत्म अभिव्यक्ति हर व्यक्ति का अधिकार है। लगातार चुप्पी रखने से विचार, भावनाएं और ज़रूरतें व्यक्त नहीं हो पाती हैं। तो ये तर्क हैं जो बच्चे पक्ष या विपक्ष में दे सकते हैं। और दूसरा, ये क्वेश्चन आपको भी मदद कर सकता है अगर आपके स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है इस विषय पर कि क्या हमें ज़्यादा बोलना चाहिए या चुप रहना चाहिए। तो इस विषय पर अगर वाद विवाद प्रतियोगिता है तो उसमें आप इन तर्कों को इस्तेमाल कर सकते हैं, पक्ष में पार्टिसिपेट करें या विपक्ष में। अगला प्रश्न है, शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए स्थानों में कबीर से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए और अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। तो पाठ में से चुनकर के लिखने हैं हमें ये शब्द। यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं ये सारे शब्द, क्योंकि हमें यहाँ पर पहले से ही कबीर से संबंधित में बानी दिया हुआ था, जो कि कबीर के दोहों में से एक दोहे का शब्द है, इसलिए मैंने हर एक दोहे में से एक एक शब्द ले लिया। गुरु, संत, बड़ा, अति और कुटी, मन। तो ये शब्द हो गए। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, कबीरा मन पंछी भया, भावे तहुआ जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा ही फल पाए। इस दोहे को पढ़कर ऐसा लगता है कि ये बात तो हमने पहले भी कई बार सुनी हुई है। ये दोहा इतना अधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय है कि इसकी दूसरी पंक्ति लोगों के बीच कहावत, जैसा संग वैसा रंग, व्यक्ति जिस संगति में बैठता है उसका व्यवहार और स्वभाव भी वैसा ही बन जाता है की तरह प्रयुक्त होती है। कहावतें किसे कहते हैं? कहावत ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें लोग अपनी बात को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें सामान्यतः जीवन के गहरे अनुभव और सरल और संक्षेप में बता दिया जाता है। अब प्रश्न उठता है, ये तो इतनी बात हमें समझाई गई है, इसके बाद प्रश्न है कि आप
अब आप ऐसी अन्य कहावतों का प्रयोग करते हुए अपने मन से कुछ वाक्य बनाकर लिखिए। तो पहला है, अंधेर नगरी चौपट राजा। पहली कहावत है, उस गांव में कोई नियम नहीं चलता। ये वाक्य है, हर कोई अपनी मर्जी करता है, बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा। दूसरा है, ना 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन चले 2.5 कोस। राहुल ने काम तो शुरू किया पर हफ्तों में भी थोड़ा सा ही पूरा हुआ। 9 दिन चले 2.5 कोस। अगला है, ऊंट के मुंह में जीरा। इतनी कम मदद उस बड़े प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा है। अगली कहावत है, सांप भी मर जाए और लाठी में न टूटे। और इसका वाक्य है, सीमा ने झगड़े को ऐसे सुलझाया कि दोनों पक्ष खुश हो गए, सांप भी मर जाए और लाठी में ना टूटे। चौथा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये आप लोगों ने भी सुने होंगे। पढ़ाई समय पर ना करने पर अब मोहित को यही याद आ रहा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगला टॉपिक हमें दिया हुआ है, सबकी प्रस्तुति। पाठ के किसी एक दोहे को चुनकर अपने समूह के साथ मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार से कक्षा के सामने प्रस्तुत कीजिए। कोई भी एक दोहा ले लीजिए और उसे इस तरह से क्लास में प्रस्तुत करना है। नंबर 1, उसे गाकर प्रस्तुत कीजिए। नंबर 2, नृत्य करके, डांस करके उसका भाव दिखाइए। कविता पाठ कीजिए, रेसिटेशन। संगीत के साथ प्रस्तुत कर कीजिए या उसका अभिनय भी आप कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी तो आपके टीचर ही कराएंगे। आगे हमें दिया हुआ है, पाठ से आगे प्रश्न अभ्यास। आपकी बात। यहाँ ये कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आपको सही दिशा दिखाने में सहायता की हो? उस व्यक्ति के बारे में बताइए। यह है उत्तर। मेरे जीवन में मेरी माँ, पिता, दुर्गा पाल मैम, मित्र, इनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। मेरे जीवन में मेरे पिताजी ने मुझे सही दिशा दिखाने में सबसे ज़्यादा सहायता की है। जब मैं उलझन में होती थी तो वही मुझे धैर्यपूर्वक समझाते थे और अच्छे बुरे में फ़र्क करना सिखाते थे। उन्होंने न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि जीवन के मूल्य सिखाने में भी मेरा मार्गदर्शन किया। उनकी प्रेरणा और सलाह की वजह से ही मैं सही रास्ता चुन पाई और आत्मविश्वास से आगे बढ़ रही हूँ। दूसरा दोहा दे रखा है हमें कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। क्या कभी किसी ने आपकी कमियों या गलतियों के विषय में बताया है जिनमें आपको सुधार करने का अवसर मिला हो? उस अनुभव को साझा कीजिए। तो उत्तर है हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक बार मेरे शिक्षक ने मेरी कक्षा में बोलने की शैली पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बातें अच्छी होती हैं लेकिन मैं बहुत तेज बोल देती हूँ जिससे लोग पूरी तरह समझ नहीं पाते। पहले तो मुझे थोड़ा बुरा लगा लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि उनकी बात सही है। मैंने अपनी बोलने की गति पर काम किया, अभ्यास किया और अब मैं ज़्यादा स्पष्ट और धीरे बोलती हूँ। इस अनुभव से मैंने सीखा जो लोग हमारी गलतियों की ओर ध्यान दिलाते हैं वे हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तीसरा दोहा हमें दिया हुआ है, कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपकी संगति मतलब आपके फ्रेंड्स आपके विचारों और आदतों या व्यवहारों को प्रभावित करते हैं? अपने अनुभव साझा कीजिए। तो इसका उत्तर है हाँ, मैंने अनुभव किया है। स्कूल के समय मेरी दोस्त मंडली पढ़ाई और खेलकूद में बहुत मेहनती थी। उनके साथ रहते रहते मेरे अंदर भी पढ़ाई में रुचि और समय पर काम करने की आदत आ गई। पहले मैं काम टाल देती थी लेकिन उनकी संगति ने मुझे अनुशासित बना दिया, डिसिप्लिन बना दिया। आज भी जब मैं अच्छे और सकारात्मक विचारों वाले लोगों के बीच रहती हूँ तो मेरे विचार, आदतें और व्यवहार भी सकारात्मक हो जाते हैं। इस अनुभव से मैंने सीखा कि संगति सच में व्यक्ति को बदल देती है। अगला टॉपिक है सृजन। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस दोहे पर आधारित एक कहानी लिखिए जिसमें किसी व्यक्ति ने कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। आपको एक क्लू दे रखा है, किसी खेल में आपकी टीम द्वारा नियमों के उल्लंघन का आपके द्वारा विरोध किया जाना। तो आपका नाम रवि है, ये मानकर मैंने लिखा है। रवि स्कूल की फुटबॉल टीम का कप्तान था। आप लिख सकते हैं कि मैं स्कूल की टीम का फुटबॉल टीम का कप्तान था।
जिले के स्तर की प्रतियोगिता चल रही थी। मैच बहुत कड़ा था और दोनों टीमें बराबरी पर थी। आखिरी मिनट में विरोधी टीम के खिलाड़ी को हल्की सी चोट लगी और हमारी टीम के एक खिलाड़ी ने बिना रेफरी को बताए गेंद को हाथ से पकड़कर गोल करने की कोशिश की। गोल हो गया और सब खुशी मनाने लगे, लेकिन रवि ने यानी मैंने सबके सामने सच्चाई कह दी। रेफरी साहब, गोल हमारे खिलाड़ी के हाथ से हुआ है और ये नियम के विरुद्ध है। टीम के कुछ साथी मुझसे नाराज हो गए, बोले तुमने जीत अपने हाथ से निकाल दी। लेकिन रवि यानी मैंने शांति से कहा, खेल की असली जीत ईमानदारी में है, नियम तोड़कर जीतने में नहीं। रेफरी ने रवि यानी मुझे मेरी सच्चाई से प्रभावित होकर हमारी टीम को फेयर प्ले का विशेष पुरस्कार दिया और अगले राउंड में मौका भी दिया। उस दिन सबने समझा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप केवल कहावत नहीं है बल्कि जीवन जीने का तरीका है। ख में हमें एक और दोहा दे रखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। इस दोहे को ध्यान में रखते हुए अपने किसी प्रेरणादायक शिक्षक से साक्षात्कार कीजिए, यानी कि अपने किसी टीचर का इंटरव्यू लीजिए और उनके योगदान पर एक निबंध लिखिए। मतलब आपके जीवन में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है, उस पर एक निबंध लिखना है। अब मुझे आपके किसी टीचर का नाम नहीं पता, जो भी वीडियो को देख रहे हैं आप अपने टीचर का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने अपना नाम डाल दिया है। कबीरदास का दोहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु के महत्व को बहुत सुंदर ढंग से बताता है। मेरे जीवन में भी ऐसी ही एक शिक्षिका हैं, श्रीमती प्रीति दुर्गापाल। आप अपने शिक्षक का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। वे मेरे विद्यालय में हिंदी विषय पढ़ाती हैं। साक्षात्कार के दौरान उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना नहीं बल्कि बच्चों में अच्छे संस्कार और आत्मविश्वास पैदा करना है। उन्होंने कहा, ज्ञान तभी सार्थक है जब वह आपके चरित्र में उतर जाए। उनकी ये बात मुझे हमेशा याद रहती है। श्रीमती दुर्गापाल कक्षा में हमेशा हमें सकारात्मक सोचने, अनुशासित रहने और कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने पढ़ाई के अलावा जीवन के मूल्य भी सिखाए। परीक्षा के समय वे हमें केवल अंक लाने की नहीं बल्कि सही तरीके से पढ़ने और नैतिकता बनाए रखने की सलाह देती हैं। मेरे जीवन में उनका योगदान यही है कि उन्होंने मुझे आत्मविश्वास दिया, मेरी बोलने की झिझक दूर की और सिखाया कि असफलता डरने की नहीं, सीखने की चीज होती है। उनके मार्गदर्शन ने मुझे सही दिशा दिखाई, ठीक वैसे ही जैसे कबीरदास जी कहते हैं, गुरु ही वह है जो हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। अगर मेरे स्टूडेंट इसको वीडियो को देख रहे होंगे तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। आज भी जब मैं किसी दुविधा में होती हूँ तो उनकी कही बात याद करके निर्णय लेती हूँ। मेरे लिए वे केवल अध्यापिका नहीं बल्कि सच्ची मार्गदर्शक और प्रेरक हैं। अगला टॉपिक है कबीर हमारे समय में। कल्पना कीजिए कि कबीर आज के समय में आ गए हैं। वह आज किन विषयों पर कविता लिखेंगे भाई? उन विषयों की सूची बनाइए और इन विषयों पर आप दो दो पंक्तियां भी लिखिए। कबीर अगर आज होते तो वो इन विषयों पर लिखते। इंटरनेट का सही गलत उपयोग, साइबर क्राइम, ऑनलाइन ठगी और धोखाधड़ी, सोशल मीडिया का असर, तुलना और दिखावा, डिजिटल नशा और समय की बर्बादी, मानसिक स्वास्थ्य, तनाव, अकेलापन, चिंता, ऑनलाइन दोस्ती और भरोसे की समस्या, प्राइवेसी और सुरक्षा, सच झूठ की पहचान, ये टॉपिक होते जिन पे कबीरदास आज के ज़माने में रचनाएं करते। इन विषयों पर मेरी बनाई दो दो पंक्तियाँ। पूछा गया ना कि आप पंक्तियाँ बनाइए, तो कबीर जी के स्टाइल में ही लिखी हैं यहाँ पर। इंटरनेट का सही गलत उपयोग, नेट का जाल गहराइयों वाला, समझ बिना मत कूद, ज्ञान वही जो मन को संभाले, झूठ भरे ना सूद। साइबर क्राइम पर, स्क्रीन के पीछे बैठा चोर नाम अनाम छलावे, सावधान मानुष तनिक नफस, ये है डिजिटल बनावे। सोशल मीडिया का असर, दिखावे की दौड़ में मानव खुद से ही दूर हुआ, जो भीतर से रिक्त रहे वही लाइक से भरपूर हुआ। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ पर, मन की खिड़की बंद कर सांसें खुली रह जाएं, सोच बोल संतुलित चल, चिंता सब मिट जाएं। डिजिटल नशा या फिर समय की बर्बादी पर, घड़ी की टिक टिक खो गई, स्क्रीन में मन है अटका, जीवन के असली रंग उड़े, डिजिटल रंग है दम का। अगला टॉपिक हमें दिया हुआ है साइबर क्राइम और सुरक्षा पर। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में विचार विमर्श कीजिए और साझा कीजिए।
अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप। इंटरनेट पर अनावश्यक सूचनाएं साझा करने के क्या क्या संकट हो सकते हैं। देखिए, इंटरनेट पे अनावश्यक जानकारी साझा करने से हमारी निजता यानी प्रिवेसी खतरे में पड़ सकती है। साइबर ठगी और हैकिंग हो सकती है। झूठी खबरें फैलती हैं। मानसिक तनाव बढ़ता है और प्रतिष्ठा, हमारी इज्जत को भी नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। किसी भी वेबसाइट, ईमेल या मीडिया पर उपलब्ध जानकारी को सूप की तरह छानने की आवश्यकता क्यों है? कैसे तय करें कि कौन सी सूचना उपयोगी है और कौन सी हानिकारक है? देखिए, किसी भी वेबसाइट, ईमेल या मीडिया की जानकारी को सूप की तरह छानना इसलिए जरूरी है ताकि गलत या हानिकारक बातें हटाकर हम सिर्फ उसमें से उपयोगी तथ्यों को ही लें। कैसे तय करें कि क्या चीज़ें उपयोगी हैं? देखिए, स्रोत की सच्चाई और विश्वसनीयता जांचें। मतलब जो भी वेबसाइट आप देखें वो सरकारी हो या फिर भरोसेमंद हो। सूचना तथ्यों और सबूत पर आधारित है या नहीं है, ये देखें। इंटरनेट से कभी भी कोई भी जानकारी अगर आप ले रहे हैं तो किसी दूसरे से भी पूछ लें कि क्या ये जानकारी सही है, या फिर किसी दूसरी जगह में उसे क्रॉस चेक कर लें। निजी या संवेदनशील जानकारी साझा करने से पहले सावधान रहें। अगर आप अपनी डिटेल्स कहीं पर अपलोड कर रहे हैं तो हमेशा सावधानी से अपलोड करें कि किस वेबसाइट में और किस कारण से आप अपलोड कर रहे हैं। इस तरह सही जानकारी अपने पास रखें और गलत को छांट कर फेंक दें। अगला टॉपिक है आज के समय में। नीचे कुछ घटनाएं दी गई है, इन्हें पढ़कर आपको कबीर के कौन से दोहे याद आते हैं? घटनाओं के नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर उन दोहों को लिखिए। अच्छा, पहली घटना है, अमित का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वह गलत संगति में चला गया। कुछ समय बाद जब उसके अंक कम आए तो उसे समझ में आया संगति का असर जीवन पर पड़ता है। तो कौन सा दोहा याद आएगा यहाँ पर? कबीरा मन पंछी भया, भावे तहुआ जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। दूसरा घटना है, एक विद्यार्थी इंटरनेट पर लगातार सूचनाएं खोज रहा था। उसके पिता ने कहा, हर जानकारी सही नहीं होती, सही बातों को चुनो और बेकार को छोड़ दो। तो कौन सा दोहा यहाँ याद आ रहा है? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। तीसरी घटना है, आपका एक मित्र आपकी गलत बात पर आपकी आलोचना करता है। आप पहले परेशान होते हैं लेकिन फिर आपने सोचा आलोचना मुझे सुधरने का मौका देती है, मुझे इन बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, इसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा दोहा है? निंदक नीरे राखिए, आंगन गुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अगली घटना है कि रीमा ने अपने गुस्से में सहकर्मी को, यानी अपने साथ काम करने वाले जो कोलीग्स होते हैं हमारे, को बुरा भला कह दिया, जिससे वातावरण बिगड़ गया। बाद में उसने समझा कि अगर वह शांति से बात करती तो समस्या हल हो जाती। इसमें कौन सा दोहा है? ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहो शीतल होए। कक्षा में मोहन ने बहुत अधिक बोलकर सबको परेशान कर दिया, जबकि रमेश बिल्कुल चुप रहा। गुरुजी ने कहा, बोलचाल में संतुलन आवश्यक है, ना अधिक बोलो ना अधिक चुप रहो। तो दोहा कौन सा आएगा यहाँ पर? अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। और आखिरी घटना है, सुरेश को जब प्रतिभा सम्मान मिला तो उसने कहा, इसमें मेरे परिश्रम के साथ मेरे गुरुजनों का मार्गदर्शन भी सम्मिलित है। कौन सा दोहा आएगा यहाँ पर? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहीं पर इस वीडियो को मैं खत्म कर रही हूँ। ये आपकी क्लास 8 मल्हार किताब का 5वां चैप्टर कबीर के दोहे के क्वेश्चन आंसर का सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट का वीडियो ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुका है और ये सेकंड पार्ट का है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट का वीडियो ढूंढने में परेशानी हो रही है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है और आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। दोनों वीडियोस में यानी एक दूसरे के लिंक दिए हुए हैं। अब आपको ये आंसर्स अच्छे लगे हैं, मदद मिली है, अब कर दीजिए 4 काम। लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दुर्गापाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो तुरंत अभी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचते रहें। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durgapal ma'am's class.
Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.